हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है मुगल साम्राज्य से जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, उसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसकी रिगार्डिंग ही ये हमारा उद्देश्य है आपका, कि उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए करवाएं जो कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, और एक उसकी एक विस्तृत व्याख्या करवाएं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब आप हमारे साथ इस क्लास में बने रहेंगे तो आप चीजों को देखेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले देखना क्या होता है कि किस तरीके के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, या कैसे प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पैट में पूछे गए हैं, या कैसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। ये सभी चीजों का यदि आपको ज्ञान होगा तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और एक सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे दोस्तों, जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जो आप जुड़े होगे, तो हम अध्यायवार, मतलब जो अध्याय के अनुसार, कम से कम दोस्तों, कम से कम मैं बता रहा हूँ 10,000 प्लस प्रश्न मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये तो बात रही दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, और जो व्याख्या होगी दोस्तों वो अलग है। सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही 10,000 होंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है और जो यहाँ पे व्याख्या है वो अलग होगी। तो उसी क्रम में ये हमारा पहला प्रश्न होने वाला है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, एक प्रश्न से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। कि पहला प्रश्न है कि टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ये आपसे पूछा है कि जो टोडरमल थे वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। खान ए आजम, खान ए खान, आजियो आउद्दीन, या मुशरिफ ए दीवान। ये चार ऑप्शन है, और पूछा है आपसे कि टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मुशरिफ ए दीवान के नाम से इनको जाना जाता था। अब यहाँ पे दोस्तों टोडरमल को देखिए, ये तो आप यहाँ पे जान गए कि किस नाम से इनको जाना जाता था। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या जो है प्रश्न की, यहाँ से कितने प्रश्न आपके तैयार होंगे ये भी यहाँ पे जान लीजिएगा। और क्यों ये इंपोर्टेंट है क्लासेस आपके लिए, अभी आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कम समय में और अच्छा पढ़ना, यही दोस्तों जो परीक्षा है आपकी उसको सफल हो जाएंगे आप। क्योंकि यदि आपके पास दोस्तों समय होता है, यदि आपके पास समय है, खूब अच्छा टाइम है, तो करना क्या होता है, थ्योरी को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भी थ्योरी किस हिसाब से, किस दिशा में पढ़नी है, उसके लिए भी सबसे पहले हमें पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उनको देखना होता है। यही हमारी नींव होते हैं एग्जाम की। क्योंकि जो पूर्व प्रश्न है उनसे बहुत आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न उठते हैं और किस तरीके से उठते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टोडरमल से प्रश्न उठा कि किस नाम से जाना जाता था। तो आपने कहा मुशरिफ ए दीवान नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं टोडरमल के बारे में, कि टोडरमल को मुशरिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल 1575 में अकबर की वित्त मंत्री बने। ठीक है। तो ये अकबर के टोडरमल कौन थे, अब आपको पता पड़ गया कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, टोडरमल। तो एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा है कि अकबर के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है। ठीक है। एक प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से बनता है कि जो अकबर के वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है, आप कहेंगे टोडरमल। ठीक है, क्या है, टोडरमल। और इनका किस नाम से जाना जाता था, मुशरिफ ए दीवान नाम से। देखिए, दो प्रश्न यहाँ पे तैयार हुए। आगे, राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की एक नई व्यवस्था शुरू की जो कि जब्ती प्रणाली या दहशाला व्यवस्था के रूप में जानी गई। ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ पे तैयार हो गया कि जो जब्ती प्रणाली है, ठीक है, अकबर के दरबार में राजस्व एकत्र करने की जो प्रणाली शुरू की थी, जब्ती प्रणाली, वो किसने शुरू की थी, तो आप कहेंगे कि टोडरमल ने वो शुरू की थी। ठीक है। टोडरमल कौन थे, अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है। यहां से देखिए एक प्रश्न, लेकिन तैयार के तीन प्रश्न यहां से तैयार कर लिए हमने। और एक हमें पता पड़ गया कि टोडरमल से जो प्रश्न बनेंगे वो किस तरीके से बनते हैं। टोडरमल का नाम पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि अकबर के वित्त मंत्री कौन है, या जब्ती प्रणाली किसने शुरू की। इस तरीके से देखिए यहाँ से प्रश्न उठे, और इसी क्रम में हम यहाँ पे आगे सभी प्रश्नों को करेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, जब आप इस मुगल साम्राज्य की जो ये हमारी कंप्लीट वीडियो है, जब आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे दोस्तों ये एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए।
यदि क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि हम दोस्तों 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी कहीं न कहीं बोरियत कर देती है व्यक्ति को, फिर भी वहाँ पे वीडियो को पॉज़ करना होता है। तो इसलिए हम 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट तक की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और यदि 20-25 मिनट में हम इस प्रश्नों को कवर कर ले तो कर लेंगे, नहीं तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है? ये अब डिसाइड होगा जब हम चीज़ों को एक तरफ से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। जो टाइम लग रहा है दोस्तों, बस यही इसी में शुरू में आप टाइम मान लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें आगे टाइम नहीं लगेगा, सीधे हम प्रश्नों करेंगे और उसकी व्याख्या को करेंगे। चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीडी 2025 के लिए जो छात्र सीरियस हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है कि दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से ही क्लियर हो गया कि लाल किला कहाँ है आपका, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है आपका जहांगीर। देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न सेकंड शिफ्ट में, तो जो दिल्ली का लाल किला है वो आपका बनवाया था मुगल शासक शाहजहां ने। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने ये बनवाया था। अब इसकी थोड़ी देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कब करवाया। देखिए 1638 ईस्वी में करवाया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी हैं, जो 75 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? किले की जो दीवार है वो 75 फीट ऊंची है और लाल बलुआ पत्थर से ये बनी हुई है। परिसर में प्रसिद्ध हाल दीवान ए आम, जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंबे हैं। ठीक है, परिषद में प्रसिद्ध हॉल कौन सा है? दीवान ए आम, जिसको बोलते हैं। 60 लाल बलुआ पत्थर के उसमें खंबे हैं। ये थे जो इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न थे। मुख्य प्रश्न कब बना? 1638 में। किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, बलुआ पत्थर से बना है, 75 फीट ऊंची दीवार है, और ठीक है प्रसिद्ध हॉल है जिसको दीवाने आम बोलते हैं, उसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंबे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न है कि जजिया, एक जजिया कर था, इसको पढ़ेंगे कि जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। मतलब जजिया कर जो था फिर से लगा दिया था, ये बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से लगा दिया था। किसने लगाया था उस मुगल शासक का आपसे नाम पूछा है। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वह शासक मुगल शासक जो था वो औरंगजेब था, जिसने जजिया कर फिर से लगा दिया था। अब ये जजिया कर क्या है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। क्या है जजिया कर? देखिए अच्छे से दोस्तों, क्योंकि जजिया कर से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से हम यहाँ पे देखेंगे इसकी व्याख्या को कि भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। ठीक है, किससे किससे वसूला जाता था? जो मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता थी उससे वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो अकबर था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। ठीक है, अब यहाँ से 3 प्रश्न आपके कवर हो गए। कौन कौन से 3 प्रश्न? और तीनों प्रश्नों से जो है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वो 3 प्रश्न कौन से हैं जो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं? एक तो ये कि जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन? अकबर। ठीक है, कौन था? कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर समाप्त कर दिया था? वो थे अकबर। ठीक है, दूसरा कि फिर से जजिया कर किसने लागू किया? वो कौन मुगल शासक था? आप कहेंगे औरंगजेब। अब पहला बात कि किसने जजिया कर लगाना शुरू किया था, तो वो कहेंगे आपकी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, और कहां लगाया था? सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत के देवल में। ठीक है, एक प्रश्न और तैयार हो गया कि सर्वप्रथम जजिया कर जो लगाया गया था वो कहां लगाया गया था? आप कहेंगे देवल में लगाया गया था। ठीक है, किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, और ये कौन सा कर था? धार्मिक कर है। ठीक है, और ये किस पे लगाया है? जो मुस्लिम राज्य में रहने वाले जो गैर मुस्लिम जनता है उनसे ये वसूला जाता था। ठीक है, अच्छे से देखिए। अब जजिया पढ़ने को तो बहुत सारा है कुछ भी, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं जजिया कर के बारे में वो हमने देख ली।
क्या जजिया कर है, किन पर लगाया जाता था, सर्वप्रथम किसने लगाया और किस राज्य में लगाया, किस प्रांत में लगाया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे जान लिया। और किसने इसको बंद किया, समाप्त किया, वो भी हमने जाना। और किसने इसको फिर से लागू कर दिया, वो भी हमने यहाँ पे जान लिया। और इतना ही काफी है एक प्रश्न को क्रैक करने के लिए, इतना ही काफी है, क्योंकि जजिया से जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो लगभग तो मैं 10,000 प्लस आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे कराने ही वाला हूं। लेकिन जो व्याख्या होगी दोस्तों, उससे ही 10-20 हजार प्रश्न और आपके कवर हो जाएंगे। तो लगभग आप मान के चलिए कि 30,000 प्रश्न जब आप वस्तुनिष्ठ कर लोगे, मतलब 30,000 प्रश्नों की आप तैयारी कर लोगे, तो क्या आप 150 प्रश्न, 100 प्रश्न, 200 प्रश्न एग्जाम में नहीं आसानी से कर पाओगे? बहुत आसानी से कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए मैं सीरियस हूं। यदि आप सीरियस हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली एक क्लास, बस एक क्लास आप अच्छे से देखिएगा, और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो 2-2 क्लास भी आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल समय है अच्छा खासा। अपनी तैयारी भी करते रहें जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, और हमारी दोस्तों बस एक वीडियो यहाँ से देख सकते हैं आप, और चीजों को आसानी से कर पाएंगे। एक एक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। जो मैं थ्योरी करा रहा हूं, व्याख्या करा रहा हूं, वहां से या सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये आपको जब एहसास होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, ठीक है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय लोकप्रिय हुआ? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा मतलब पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो शुरू हुआ सबके समय बहुत लोकप्रिय हुआ, वो शाहजहां के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसके समय? शाहजहां के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। अब ये क्या था कि संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, पित्रा दूरा जिसको बोलते हैं, या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण एतमाउद्दौला का मकबरा है। किसका? एतमाउद्दौला का मकबरा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है एतमाउद्दौला का मकबरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तेजी के साथ भी, एक इतनी भी तेज नहीं कि चीजों को हम कवर नहीं कर पाए, हर तरीके से हमको चीजों को नाप तोल के लेके चलना है, ताकि आपकी तैयारी दोस्तों यहीं से हो जाए और आपको ज्यादा फालतू ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये हमारी यहाँ पे कोशिश होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ आपकी लड़ाई दी गई है, और जो किस किस के बीच लड़ाई हुई है उनको दिया गया है, और इनमें से एक को गलत ढंग से बताया गया है। वो आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत बताया गया है, ठीक है। तो पहला है आपका पानीपत की पहली लड़ाई की बात हो रही है। किसकी? पानीपत की पहली लड़ाई की यहाँ पे बात हो रही है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी है पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा। और तीसरी है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी आपकी, वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो, और इसमें इब्राहिम लोदी जो है आपका दोस्तों मारा गया था। लेकिन जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो आपकी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ये यहाँ पे गलत है। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी थ्योरी भी हम यहाँ पे देख ले कर लेते हैं। क्या है चीजें कि पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि यहां से देखिए पानीपत की पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे कब लड़ा गया ये सन पूछता है, और किसके बीच लड़ा गया ये भी पूछता है। तो पहली लड़ाई पानीपत की 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर की जो है विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया और अफगान सेना नष्ट हो गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी, वेरी इंपोर्टेंट, अकबर और हेमू के बीच हुआ, ठीक है। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई तथा हेमू की पराजय और मृत्यु हुई, ठीक है।
तो दोनों यहाँ से अच्छे से तैयार कर लें कि पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, मारा गया। और ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर की विजय हुई, हेमू मारा गया। ठीक है, इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों जितने भी युद्ध हैं, ये बार बार प्रश्न घुमा फिरा के, यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, अब के पूछ लेगा शायद कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ ये बता दीजिए, सन पूछ लेगा सीधा सीधा कि 18 जून 1576 को हुआ, बता देंगे आप। किसके बीच हुआ ये पूछ लेगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए और चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागकर आश्रय लिया। अतः यह विकल्प देखिए सुमेलित नहीं है। तो यहाँ 3 युद्धों की बात हुई। ठीक है, व्याख्या में क्या है, हमने यहाँ पे 3 युद्धों को कवर किया। तीनों युद्ध घूम फिर के प्रश्न पूछे जाते हैं तीनों युद्धों से, तो अच्छे से तैयार कर लें कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, और ये यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ और कौन से सन में हुआ। ठीक है, तीनों को अच्छे से तैयार करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 81वीं प्रश्न, मतलब अगला प्रश्न क्या है कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली क्या है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली जो है उसका श्रेय किसको दिया जाता है। देखिए पहला प्रश्न था इस वीडियो का जिसके बारे में हमने बहुत सारी बात की थी, तो वो दिया जाता है राजा टोडरमल साहब को, क्योंकि ये ही थे जो अकबर के वित्त मंत्री थे, राजा टोडरमल साहब। ठीक है, तो अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली देखिए की शुरुआत टोडरमल ने की थी, जिसे प्राय टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो प्रसिद्ध ही भू राजस्व की प्रणाली के लिए थे ये राजा टोडरमल साहब, वित्त मंत्री थे अकबर के, और ये ही थे जो अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ दरबारी थे ये अकबर के। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कई बार यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बना है और बहुत सीधा साधा प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट ये प्रश्न आप कह लीजिएगा। कई परीक्षाओं में देखने को आपको मिलेगा, जब आप परीक्षा देंगे तो कई परीक्षाओं में ये देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्या है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, क्या था, बरीद था, फैजल था, फरीद था या फारूक था। तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद था। ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम था, फरीद था। और यहाँ पे अब देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की। कहां से, शिक्षा की बात यदि करें तो जौनपुर से प्राप्त की। और 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध से प्रश्न बनते हैं कि जो चौसा का युद्ध था वो कब लड़ा गया। आप कहेंगे सर 26 जून 1539 को लड़ा गया, ये सन आप याद रखेंगे। और ये पूछ लेगा कि किस किस के बीच लड़ा गया, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय के पश्चात शेरशाह मतलब शेरशाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। कालिंगर विजय 1545 ईस्वी के दौरान शेरशाह घायल हो गया और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। और शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 3 से 4 प्रश्न जो शेरशाह से बनते हैं और यही आप कर लेंगे तो आसानी से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो 4 प्रश्न यहाँ से आपको इंपोर्टेंट तैयार करने हैं। पहला, क्योंकि व्याख्या कराने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप जान पाए कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, कहां से प्रश्न बनते हैं और किन को तैयार किया जाए। तो देखिए एक प्रश्न तो बनता है आपका कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बता दीजिए, आपने कह दिया सर फरीद। ठीक है,
दूसरा प्रश्न बनता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप कहेंगे 26 जून 1539 को लड़ा गया। किन किन के बीच लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। ठीक है, अब फिर प्रश्न पूछता है कि कन्नौज या बिलग्राम का जिसको युद्ध बोलते हैं वो कब लड़ा गया, आप कहेंगे 17 मई 1540 को लड़ा गया। किस किस के बीच, आप कहेंगे हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। इसमें भी हुमायूं पराजित रहा। ठीक है, ये तो हो गए जो युद्ध से संबंधित प्रश्न है। चौसा का युद्ध या कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 में और 1540 में लड़े, जिसमें दोनों में शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुए और दोनों में ही शेरशाह विजयी रहा। ठीक है, अब यहाँ पे शेरशाह की मृत्यु कब हुई, 22 मई 1545 को मृत्यु हो गई, 5 साल बाद ही, कन्नौज के युद्ध के बाद। तो यहाँ पे क्या है कि शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है आपको कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आप कहेंगे बिहार के सासाराम में है। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे बनता है कि जो सासाराम में, बिहार के सासाराम में जो मकबरा है वो किसका है, तो आप कहेंगे सर शेरशाह का है। तो ठीक है, तो शेरशाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, याद रखेंगे। तो ये प्रश्न थे जो शेरशाह से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ पे और प्रश्न आया, और देखिए देखो युद्धों के बारे में प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्न आते ही हैं युद्धों से। कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, देखिए अब यहाँ पे कितने युद्ध आपको तैयार करवा दिए मैंने, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है, और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो आपको 5 युद्ध और तैयार करवा दिए, और देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध अब यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या है तृतीय युद्ध पानीपत का, इसको देखेंगे। चलिए कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। देखिए मैंने कहा था ना कि प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लेगा कि किन के मध्य लड़ा गया। देखिए ये भी बता दिया कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध, लेकिन लड़ा किन के मध्य गया ये पूछ लिया आपसे। तो मैंने बताया था, आप बताइए किसके बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए है अकबर राणा प्रताप, अकबर बहरमल, अकबर हेमू, अकबर उदय सिंह। तो आप कहेंगे सर अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक है, दूसरा युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे रहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। देखिए तीनों युद्धों के बारे में यहाँ पे बात की गई है और तीनों युद्ध परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से आप तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें वीडियो को, नोट्स बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन याद यहीं से करना है आपको कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध। तो तीनों युद्ध यहाँ पे हैं और अच्छे से तैयार कर लें, किन किन के बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, सन भी याद कर ले, अच्छे से रट ले, कैसे भी करें लेकिन याद जरूर कर लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 21 अप्रैल 1526 पहला युद्ध, 5 नवंबर 1556 दूसरा युद्ध, 14 नवंबर 1761 तीसरा युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको बताना है। BC 261 कलिंग का युद्ध, ठीक है, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 17 औरंगजेब की मृत्यु। सही नहीं है ये पूछा है आपसे, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी जो ऊपर का है 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ, ये भी ठीक है। AD 78 अशक संवत की शुरुआत, ये भी ठीक है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी ठीक है। लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। ठीक है, 1707 में, ना कि 1709 में। ठीक है, याद रखेंगे औरंगजेब 1707 में मृत्यु हुई। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है, ये पूछा जाता प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ से अच्छे से इसको कवर करेंगे हम कि औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, मृत्यु हुई 1707 में। ठीक है, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी, ठीक है, क्या नाम है पत्नी का, राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या, किस तरीके से प्रश्न बनता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया था। तो वो राजा था औरंगजेब और ये औरंगाबाद में इन्होंने बनवाया था।
ठीक है, याद रखना। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद की इन्होंने निर्माण करवाई और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है, शक संवत की यदि शुरुआत की बात करें, पूछा जाता है प्रश्न, तो वो कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है, तो देखिए व्याख्या से प्रश्न कैसे तैयार होते हैं आपने देख लिया, और आपको अंदाजा लग गया कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। एक एक प्रश्न दोस्तों, एक एक प्रश्न और एक एक लाइन से प्रश्न मैं उठा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बहुत कम समय में और बहुत कम चीज से हम अधिक तैयारी कर रहे हैं। और एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बनता है, कहां से प्रश्न एग्जामिनर उठाता है, ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं एक एक। तो आप बताइए और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, किताब खरीदे के आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी कि कहां से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरीके से। 10,000 प्लस प्रश्नों को यहाँ पे हम कराएंगे, जिसमें 30,000 प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो भला जब आप 30,000 प्रश्न तैयार करके जाओगे, तो यूपी ट्रिपल एस पेड 2000 जैसी परीक्षा जो आपको निकल नहीं पाएगी क्या, 70 प्लस आराम से कर ले जाओगे। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर हमारी वीडियोस को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी आपके सगे संबंधी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, किसके शासनकाल में आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, वो औरंगजेब के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। कैसे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख ऊंट लूट लिए। यह अभियान मुगलों से संधि तक चलता रहा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे, कौन थे, शिवाजी थे। ठीक है, और वह कौन सा शासक था, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल से मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, देखिए ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न बना है ये। तो वह कौन सा शासक था जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जिसकी मृत्यु हुई। पहला है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो वो कौन थे जिनकी जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, तो वो थे आपके हुमायूं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हुमायूं थे। चलिए हुमायूं के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्या क्या है। ये देखिए कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं। देखिए हुमायूं का पूरा नाम क्या है, नसरुद्दीन हुमायूं। ये मुगल वंश के संस्थापक की देखिए यहाँ पे बात हो गई, कौन थे, प्रश्न पूछाता है कि मुगल वंश के संस्थापक बताइए, तो आप कहेंगे सर बाबर हैं, और उनके ही पुत्र हैं नसरुद्दीन हुमायूं। 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदखसा प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, देखिए चौसा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेर खां के बीच, हमने बात की, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, उसमें भी एक बार फिर से शेर खां से पराजित हुआ हुमायूं, और वह सिंध चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 में ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर सुर को मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में पराजित किया, पुनः दिल्ली पर अधिकार लिया, और वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। ठीक है, अच्छे से प्रश्न को तैयार कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। ठीक है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को, ठीक है, तो पहली पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया, हमने पढ़ा है 1556 ईस्वी में। क्यों इसके बारे में ज्यादा पढ़े। ठीक है, चलिए आगे।
थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि बाबर का भारत पर प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध बाजौर और बेहरा पर किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में भारत पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया और बाबर ने इस युद्ध में उजबेगों की तुलगमा युद्ध नीति पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, किसकी इस पद्धति का प्रयोग किया? तुलगमा युद्ध पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। एक भी प्रश्न दोस्तों मुगल साम्राज्य से आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, अच्छे से तैयार करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया? आगरा का किला, पहला शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी जहांगीर। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया बताइए? तो आप कहेंगे अकबर ने करवाया। ठीक है, आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया। यह किला 3,80,000 वर्ग मीटर फैला हुआ है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देखिए यहाँ पे ताजमहल की बात नहीं हो रही है, ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था, यहाँ बात हो रही है आगरे के लाल किले की। ठीक है, तो ये अकबर ने बनवाया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? जो कोतवाल था मुगल शासन के दौरान, उसकी भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो जो कोतवाल था उसकी जो भूमिका थी वो कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून और एवं व्यवस्था की देखभाल करना, इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। ठीक है, लोअर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न फिर बना, मैंने बताया था आपको कैसे प्रश्न बनता है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? ये मैंने बता दिया था कैसे बनता है, ऐसे ही प्रश्न बनता है। तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी का है, पढ़ा तो था हमने। बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे उठाएंगे, क्या है अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। चलिए पढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर बाबरनामा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और पूछा जाता है कि बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने लिखी। ठीक है, अपनी आत्मकथा। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए एक चीज और तैयार हुई कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? बाबर। और बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्कों के चगताई शाखा से थे, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से है। बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसको तुझको ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर और मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। ठीक है, तुझको ए बाबरी नाम इसको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर के शासनकाल की देखिए यहाँ पे बात होगी, क्या था जहांगीर का शासनकाल? तो बता दीजिएगा 1605 से 1627 ईस्वी यही था। ठीक है, 1605 से 1627 तक भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। और एक और प्रश्न पूछता है कि इस शासनकाल का चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जो जहांगीर का जो शासनकाल था इसको ही क्या चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मृत्यु को ही 7 नवंबर 1627 को। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न वो यही है कि जो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, चित्रकला उस टाइम चरम पर थी जहांगीर के शासन में। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो अगला प्रश्न देखेंगे कि वह कौन सा स्थान है
जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। आपसे वह स्थान पूछा है कि कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। पहला रंगून, दूसरा ग्वालियर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो वह स्थान है रंगून, जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उन्हें हडसन के रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 ईस्वी में जफर की मृत्यु हो गई। तो वो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, रंगून में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जहादर शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियार, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो पहला कठपुतली सम्राट जो था वो था आपका जहांदार शाह थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उनसान, रफी उनसान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकार में युद्ध में जहादर शाह ने जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की और 51 वर्ष की आयु में जहादर शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फिकार खां इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहादर शाह जुल्फिकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया। जहादर शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जहादर शाह ने लाल कुंवारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। अजीम उनसान ने पूर्व बरगुसियार ने सैयद बद्दो, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से जहादर शाह की हत्या कर दी। तो लंपट मूर्ख किसे कहते थे? जहादर शाह को। ठीक है, एक प्रश्न और तैयार हो गया और ये किसकी कठपुतली बनकर रह गया था? जुल्फिकार खां की। ठीक है, तो ये थे प्रश्न दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आगे देखेंगे अगली वीडियो में और प्रश्न, तो इसका दूसरा पार्ट आएगा मुगल साम्राज्य का दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।